नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करेंगे और ये जो है ना आज आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 करवाएंगे। पहला ही मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जीके, साइंस और करेंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस, जिस टाइप से पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही लेवल वही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे इस सीरीज में। डेली एक एक ये सेट आपको मिलेगा, एक टॉपिक वाइज मिलेगा और मिक्स क्वेश्चन का क्लास साइंस का एक आपको मिलेगा, यानी साइंस के 2 क्लासेस और किसी दिन करेंट अफेयर्स का सिंगल क्लास रहेगा। और ये मॉक टेस्ट भी आपको जो है किसी दिन या फिर एक दिन छोड़ के आपको डेली करवाएंगे, ठीक है। यानी 3 क्लास आपको डेली मिलेंगे अब से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आपको ये टेस्ट की तरह लगाना है साथियों। टोटल 45 क्वेश्चन है जिस तरह की आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहला है केलोमेल, यानी जिसको रस कपूर बोलते हैं, ये क्या होता है। देखिए, केलोमेल की बात करें ना तो ये रासायनिक रूप से मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है Hg2Cl2। इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। ये केलोमेल का ही जो है रासायनिक रूप है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि केलोमेल का सूत्र क्या होता है, तो फिर आपको ये याद रखना है। या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो यही आपका सेम आंसर होगा, ठीक है। यानी केलोमेल ये मर्क्यूरिक क्लोराइड का ही सामान्य नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी। देखिए, करेक्ट है 1979 में। याद रखना, 1979 में ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मार्गरेट थैचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। यूएन के जो महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। वैसे तो इनका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन याद रखना अभी वर्तमान में जो यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ये जो है ना 2017 से लेकर अब तक बने हुए हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछे यूएन महासचिव का कार्यकाल होता कितना है, तो 5 वर्ष का। वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस, जो कि 2017 से अब तक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, इसका एक उदाहरण क्या है। यानी चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है ये किसका एक उदाहरण है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये रेलवे के पीवाईक्यू बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है आपके, ठीक है। देखिए, करेक्ट होगा किण्वन। चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है ये किसका एक उदाहरण है, तो किण्वन का एक उदाहरण। भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, यही आपको बताना है। देखिए, यहाँ आपको आर्टिकल 352 दिख रहा है ना, अनुच्छेद 352, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। अगर आपसे पूछे वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 360 के तहत। और अगर आपसे पूछे राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो याद रखना 356 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं किस ओर। तो भाई दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, या जैसे जैसे हम जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, दिन और रात का जो अंतर है वो बढ़ता जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, न कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
देखिए जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं। ए में लिखा है भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, बिल्कुल भाई सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ही भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। बी में लिखा है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, हाँ बिल्कुल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी बी भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे देखिए, किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भाई किस देश के अखबार ला प्रेस को 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना, ये ला प्रेस जो है ना, ये किस देश का अखबार है भाई? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, निकारागुआ का। निकारागुआ एक देश है जिसका ये अखबार है ला प्रेस, जिसको 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आप देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था और ये जो पहला संशोधन हुआ था इसमें एक अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी 8 के बाद 4 अनुसूचियां जो हैं वो अब तक जोड़ी जा चुकी हैं। तो भाई पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जो है, 8वीं के बाद पहली यानी 9वीं अनुसूची, ये पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा साथियों। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? याद रखना, INS अर्नाला, ठीक है। INS अर्नाला करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, INS अर्नाला जो है ना, ये भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला है, हाल ही में भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? तो भाई हाल ही में भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? तो तीसरा, ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 2025 का, याद रखिएगा। हाल ही में भारत कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? तो भाई तीसरा। आगे देखिए, निम्न में से किसे हिमोड यानी मोरेन कहते हैं? बताइए, इनमें से किसको हिमोड कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन साथियों। निम्न में से किसे हिमोड यानी मोरेन कहा जाता है? इनमें से बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2022 के ग्रुप डी के पेपर में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, PYQ वाले, और बहुत सारे क्वेश्चन लेटेस्ट भी हैं। ध्यान से देखिए, निम्न में से किसे हिमोड यानी मोरेन कहते हैं? ये भी PYQ का क्वेश्चन है 2022 वाला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य, ठीक है। हिम नदी के द्वारा जो द्रव्य जमा किया जाता है उसको हिमोड कहा जाता है, यानी हिमोड या फिर मोरेन कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो मोरेन या हिमोड किसको कहते हैं? हिम नदी द्वारा जमा किया द्रव्य को। देखिए, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना जरूरी है? बताइए, उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना जरूरी है? याद रखिएगा, कम से कम 5 साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, ओलंपिक मशाल पहली बार विशाल मशाल में आनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इस जगह सुलगाई और जलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, ओलंपिक मशाल जो है ये पहली बार विशाल मशाल में आनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इस जगह सुलगाई और जलाई गई थी। तो याद रखना, 1928 के एम्स्टर्डम खेल में, ठीक है, एम्स्टर्डम खेल 1928 में जो ओलंपिक हुआ था ना एम्स्टर्डम में 1928 में, उसी में पहली बार जो है ना साथियों विशाल मशाल को आनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर सुलगाई और जलाई गई थी। हाल ही में नालसा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूर्यकांत जी।
याद रखना सूर्यकांत कुमार जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या होता है। देखिए कोशिका द्रव्य कहाँ पर होता है, यही पूछा जा रहा है। तो भाई कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है ना साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य होता है। ये कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक्चुअल में वास्तव में क्या होता है, तो कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नदी मुख क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई नदी मुख क्या होता है, देखिए नदी मुख की बात करें तो नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करता है उसी को तो नदी मुख बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी, नदी मुख किसे कहते हैं या नदी मुख क्या होता है, तो नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र को अलग करती है। नेक्स्ट है, कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का PYQ वाला क्वेश्चन है, यानी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। करेक्ट है लेपस्टार को, याद रखना लेपस्टार को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। तो भाई इनमें से कौन सा शासक है जो महायान बौद्ध पंथ, देखिए बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कब, तो भाई ईस्वी की पहली सदी में। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और यही कुषाण शासक कनिष्क जो हैं ये महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था। भाई रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, तो मोहम्मद शाह को। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। आगे देखिए, निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह कौन सा घास है जिसको हाथी घास के रूप में जाना जाता है। याद रखना करेक्ट आएगा नेपियर को। नेपियर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो स्टेप अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो वो भी आंसर होगा। याद रखना ये जो नेपियर है ना, नेपियर को पेनिसेटम पुरप्यूरिम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेपियर, ये जो नेपियर है इसको हाथी घास कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना, ये हाथी घास जो है, ये जो नेपियर है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पेनिसेटम पुरप्यूरिम है। याद रखना पेनिसेटम पुरप्यूरिम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भाई, सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं। बताइए, सही घड़ी में सही समय को दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इनमें से किसके बने संतोलक चक्र को डाला जाता है। करेक्ट आएगा इनवर से बने। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा इनवर। आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है, क्यों। तो आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है, क्यों। ये भी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में ही। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है। देखिए, गौतम बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है। करेक्ट आएगा गंधार कला शैली से, जिसको यूनानी कला शैली भी बोला जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा गंधार कला शैली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए SAF यानी सेफ दक्षिण एशियाई संगठन खेल पहली बार किस साल आयोजित हुआ था, यही पूछा जा रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन आप रट लेना साथियों। ठीक है, सार्क कार्यक्रम के अंतर्गत सेफ यानी दक्षिण एशियाई संगठन खेल जो है ये पहली बार 1984 में आयोजित हुआ था। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 1984 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है। देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3।
दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह क्या होगा? तो दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वो धीमी चलेगी साथियों, धीमी हो जाती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए धीमी चलेगी। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? करेक्ट आएगा साथियों टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, T20 से पहले ही ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। दादाजी कोंडदेव कौन थे? ये पूछा जा रहा है साथियों। तब देखिए, दादाजी कोंडदेव जो है ना, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सी, शिवाजी के गुरु, याद रखेंगे सभी, शिवाजी के गुरु। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्न में से कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? बताइए, इनमें से कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? स्तूप, चैत्य विहार, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन स्मृति चिन्ह मीनार जो है ना, यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार है। बताइए, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए इनमें से कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? तो देखिए, वनस्पतियों में पानी का परिवहन किससे होता है? जाइलम के माध्यम से, याद रखना जाइलम। देखो, हिंदी में जाइलम को काष्ठ उत्तक कहा जाता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, फ्लोएम जो है ना, जिससे भोजन का संचरण होता है, उसको बल्कल कहा जाता है। तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ उत्तक, जिसको आप जाइलम के नाम से जानते हैं, जाइलम। ठीक है, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए, स्तनधारियों में ये जो श्वेत ग्रंथि होती है ना, श्वेत ग्रंथि, इससे साथियों जो हमारे पसीना वगैरह आता है ना, वो इसी ग्रंथि से निकलती है। और ये जो श्वेत ग्रंथि होती है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी ताप नियंत्रण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ताप नियंत्रण से। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महालेखाकार की कार्यावधि कितनी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देखिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखाकार की जो कार्यावधि होती है वो 6 वर्ष होती है, या तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, या तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भाई, ये जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी साथी, दिल्ली में। आगे देखिए, निम्न में से किस हेलोजन की इलेक्ट्रॉन सादृश्यता यानी बंधुता, सादृश्यता बोले या बंधुता बोले, वह सबसे अधिक होती है? तो भाई, किस हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक सादृश्यता या इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है? तो याद रखना क्लोरीन की, यहाँ क्लोरीन आंसर होगा। अगर आपसे पूछे किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ठीक है, किस हेलोजन की, तो वहाँ आपका करेक्ट होगा फ्लोरीन। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। जहांगीर के राज्यकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। बताइए, जहांगीर के राज्यकाल में इनमें से कौन विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था? करेक्ट आएगा विलियम हॉकिंस, याद रखना विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है। ठीक है, यानी एक हल्का पिंड है, एक भारी पिंड है, इन दोनों का ही संवेग एक समान है, तो इसमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? संवेग समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर बात की जा रही है गतिज ऊर्जा की और हल्का और भारी पिंड का। तो जो हल्की पिंड होगी ना भाई, उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, हल्के पिंड की, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हल्के पिंड की, क्योंकि दोनों का संवेग समान है। आगे देखिए, परमाणु जिनकी परमाणुीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? इसको आइसोटॉप ही बोलेंगे ना हम, समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, समस्थानिक। बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है, क्यों? देखिए, बर्फ की तुलना में कंक्रीट वाले फर्श पर चलना आसान होता है, क्यों? क्योंकि कंक्रीट बर्फ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करता है, यानी कंक्रीट वाले फर्श पर घर्षण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। देखो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि कंक्रीट बर्फ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करता है। नाटो
यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1949 में 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। याद रखना, नाटो का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम देश के अंदर जो ब्रुसेल्स है वहीं पर नाटो का मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन नहीं, ऊर्ध्वपातन जो है ना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए, पानी का विद्युत अपघटन जो है, ये भी जो है आपका रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था? देखिए, जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ये औरंगजेब और दारा शिकोह, जो कि दोनों भाई थे, दोनों भाइयों के बीच में ही हुआ था। करेक्ट आएगा दारा शिकोह को हराया था। 1853 ईस्वी में कावसजी नाना भाई ने मुंबई में पहली बार किसकी शुरुआत की थी? तो एक्चुअल में अगर देखें ना साथियों, तो 1853 ईस्वी में कावसजी नाना भाई ने, ठीक है, कपास फैक्ट्री लगाया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कपड़ा बनाना। तो इसका करेक्ट होगा कपड़ा मिल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, याद रखना। देखिए, फासिज्न का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, फासिज्न एक जहरीला द्रव्य होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कार्बोनिक क्लोराइड। इसका अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछे तो याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र होता है COCl2, ठीक है, जिसको कार्बन ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। फासिज्न का ये सूत्र होता है COCl2, CaOCl2 नहीं, CaOCl2 नहीं, ये तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। फासिज्न का COCl2, याद रखना, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चलिए, इसको कार्बोनिक क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए, नैप्थेलिन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है। नैप्थेलिन और रेती के मिश्रण को किससे अलग अलग किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो नैप्थेलिन और रेती के मिश्रण को साथियों किस माध्यम से? देखिए, नैप्थेलिन का शुद्धिकरण जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि से ही होता है, आयोडीन, नैप्थेलिन। तो यहाँ आपका ऊर्ध्वपातन ही करेक्ट होगा, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या मालाबार? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में ये जरूर बताना ये क्लास आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे और ये सीरीज कंटिन्यू रखें या नहीं। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथियों प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।